थी कि मन बनाना सबका कि तैयार हो इसके लिए। अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें धीरे धीरे लोग तैयार हो रहे हैं। पहले तो इसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि जो भी प्रोविजंस हैं वो चेंज की तरफ लेके जाते हैं और चेंज को डाइजेस्ट करना सबसे मुश्किल काम है। इफ़ समवन वांट्स ट्रांसफर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, this is one thing. Second is few courses from there, few courses from here. Then issue is how would he manage? If semester away is all right, like one can come here for a semester and do something, and then he or she may go back to that university. तो इतने सारे कॉम्बिनेशन से ये निकला। मैं तो ये मानता हूँ कि एनटीए की सराहना होनी चाहिए। उनकी सराहना कम हो पाई है। जितना बड़ा उन्होंने काम किया है, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन आई देश में, पर बहुत अच्छा कर रही है। धीरे धीरे और बेटर होगा। मणिपुर की दिक्कत पूरा देश समझता है, हम भी समझते हैं। हम भी उतने ही उनके लिए अपने हैं। और किसी भी स्टूडेंट की कोई डिफ़िकल्टी हुई और उसको लग रहा है परेशानी है, तो हम उसके लिए तैयार हैं किसी भी तरह की मदद के लिए। उनके लिए यदि डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी, कहीं कोई समस्या आएगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। कैसी भी कोई डिफ़िकल्टी होगी उसके लिए वो एक्सेप्शन मणिपुर के लिए हम करेंगे ही। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वक्त हम हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कन्वेंशन सेंटर में। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं योगेश सिंह जी, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस विषय पर थी वो बहुत खास था। वो थी कि जो नई शिक्षा नीति थी 2020 में लॉन्च की गई थी, वो आने वाले कुछ ही दिनों में उसके 3 साल पूरे होने वाले हैं, जिसे लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय कितना तैयार है और जिससे लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय ने किस तरीके से बीते 3 साल गुजारे और किस तरह से उसके चैलेंजेस को फेस किया और किस तरीके से वो आने वाले समय में उसके लिए तैयार हैं। NEP 2020 आज उसके 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। उसी को लेकर आज दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। चलिए बात करते हैं। हमारे साथ में वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी योगेश सर। नमस्ते। नमस्ते सर, कितने चैलेंजेस रहे बीते 3 सालों के अंदर? हमारे लिए तो मानते हैं कि जर्नी बहुत ही सुखद रही। बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे प्रोविजंस, ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज़ पर विचार किया और एक फाइनली हमने एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया। और अभी सारे ही सब्जेक्ट्स का करिकुलम भी रिवाइज़ हुआ। उसके आधार पे बहुत अच्छे अनुभव आए और लगता है कि हम 21वीं सदी का जब भारत है तो उसके हिसाब से अपने को बदलने की जब ज़रूरत थी, तो भारत बदल रहा है और सबके सहयोग से बदल रहा है, बिना विरोध के बदल रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। सर, जैसा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी है, लेकिन एक और बहुत बड़ा जो आने वाला है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको लेके दिल्ली विश्वविद्यालय या जो NEP है, इसके अंदर कोई प्रोविज़न है या आप लोग अवेयर हैं AI को लेकर? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई भी नई टेक्निक और टेक्नोलॉजी जब आती है शुरू में भय देती ही है। और वो जो भय है वो AI को लेकर भी है। जब ये कंप्यूटर आए थे तो उसको लेकर भी बड़ा भय था शुरू में। भारत AI में वर्ल्ड को लीडरशिप देगा आने वाले वक्त में, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि हम तो दुनिया को उसकी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज देने वाला देश बनेंगे। AI से डरना नहीं है। AI को हम अपने शिक्षा में डालेंगे और इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। हम भारत जब डेवलप नेशन होगा उसमें AI और मशीन लर्निंग की मुख्य भूमिका होगी और हम उसमें स्पेक्टेटर नहीं होंगे, हम उसमें मेजर प्लेयर होंगे। सर, आपने कहा भी था कि जो इंडियंस हैं वो टेकी से भी ज़्यादा होते हैं। अरे कितने टेक सेवी हैं हमारा भारत तो, और ख़ासकर नई जनरेशन के मेरे बच्चे कितना टेक सेवी है। अब कोई ये नहीं कह सकता भारत में कि जो है कि भारत तो जो है ये तो सब बड़े टेक्नोलॉजी एवर्सिव लोग हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। अब हमारे यहाँ तो देखो, अब आप टेलीविज़न चैनल्स का ही देख लीजिए ना आप। आज हर व्यक्ति अपना चैनल शुरू कर सकता है, लेकिन कितना मन से लोगों ने किया है अपने आप को। ये सब कहाँ था पहले बहुत पैसे वालों का मामला था ये सारा, लेकिन आज आम आदमी तक पहुँचने के लिए इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सुविधा एक आम आदमी कोई है जो पहले कभी भी नहीं थी। ये टेक्नोलॉजी की मदद से ही तो है। कल को AI इसमें फर्दर मदद करेगी। नई चीज़ें आएंगी जो आज हम सोच भी नहीं सकते, या कुछ जो हम इमेजिन कर सकते हैं वो इम्प्लीमेंट होगा। बहुत अच्छे अगले 25 वर्ष आएंगे जब भारत 100 वर्ष की आज़ादी लेगा। तो एक भारत मैं समझता हूँ कि विकसित राष्ट्र तो होगा ही, लेकिन विकसित इसलिए होगा कि सबके हित में सोचेगा। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो सत्र है वो 16 अगस्त से शुरू होने वाला है। जी। उसके लिए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज? नहीं, 16 अगस्त से आएगा। हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं
कि विश्वविद्यालय में आप आइए, अच्छे से पढ़िए, अपने भविष्य का निर्माण कीजिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। डीन एकेडमिक अफेयर प्रोफेसर रत्नावली जी हैं। चलिए बात करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं जो NEP 2020 था उसके बारे में। रत्नावली मैम, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय कितना तैयार है? NEP जो है हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। हमने एक नया स्ट्रक्चर बनाया था फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम्स विच वी कॉल एज अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 में। तो वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं 2022-23 के एकेडमिक सेशन से। सो अभी फ़िलहाल 2 सेमेस्टर हमारी ख़त्म हो गई है। सेकेंड ईयर में अब बच्चे जाएंगे अगस्त से। कितने चैलेंजेस लगा था आपको 2 सालों में? कुछ चैलेंजेस लगा या ये रूटीन वर्क था? नहीं, चैलेंज तो हमेशा रहता है जब भी कोई सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में होता है, क्योंकि एक सिस्टम है जो CBCS LOCF चल रहा है, बट वो एक फाउंडेशन है। बट NEP में क्या है, बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं। मल्टीडिसिप्लिनैरिटी लाना है, होलिस्टिक एजुकेशन देना है, स्किल भी लेके आना है, रिसर्च जो कि पहले अंडर ग्रेजुएट लेवल पे नहीं था उसको भी एम्बेड करना है, प्लस इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, इन सब की प्रोविजनिंग करनी थी। टीचिंग रिसोर्सेज थे वो भी कहीं ना कहीं कम होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, क्योंकि जो टीचिंग प्रोफेसर थे उनको भी नए प्रोफेसर्स को हायर करना पड़ा होगा। उसके बारे में क्या बताएंगे? स्किल एजुकेशन के लिए कुछ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी करवाए हैं। गुरु अंगद देव का जो ट्रेनिंग सेंटर है खालसा कॉलेज में, उनके संग हमारी स्किल एनहांसमेंट कमिटी है, उनके संग कोलैबोरेशन में बहुत सारे टीचर्स को स्किल दिए हैं पहले, बिफोर वी एक्चुअली लॉन्च दी स्किल कोर्सेज इन सेमेस्टर 1। तो अभी भी चलती रहती, मतलब ट्रेनिंग तो कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर की चलती रहती है। इनफैक्ट मेरे को कॉलेजेस से बहुत सारी इनपुट आते हैं, जैसे हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज़ पेपर है, पहले तो वो थियोरी था, अब हमने क्या किया, प्रैक्टिकल का कंपोनेंट कर दिया है। तो टीचर जो है स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, जैसे ई-वेस्ट है, कॉलेज में घुमाते हैं कि कहाँ कहाँ ई-वेस्ट है, अब उसकी कैसे समाधान करनी है। सो आई थिंक वो हैंड्स ऑन लर्निंग से स्टूडेंट्स भी फ़ायदा हो रहा है, टीचर्स को भी और इंटरेस्टिंग लग रहा है। रत्नावली जी, एक लास्ट क्वेश्चन कि ये स्टूडेंट्स के लिए ये वाली नई एजुकेशन पॉलिसी बढ़िया है या जो पहले वाला ट्रेडिशनल मेथड था वो बढ़िया है? कितना फ़र्क है? मैं कहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए ये नया वाला प्रोग्राम डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि मुश्किल नहीं है, इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट ऑनर्स प्रोग्राम में पहले एनरोल होते थे तो वही सब्जेक्ट पढ़ के निकलते थे सिस्टम से, अब जो है उसके संग संग बहुत सारी कोर्सेज कर सकते हैं एज ए मल्टीडिसिप्लिनरी। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, जनरली अगर आप देखेंगे सिविल सर्विसेज में अगर कोई बच्चा कंपटीशन में जाना चाहता है, वो क्या करता है, या तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करेगा या हिस्ट्री ऑनर्स करेगा, पर उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। अब जो है मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन ले ली, अब उनके पास 10 जेनेरिक इलेक्टिव्स है, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज, जो मान लो उन्होंने कुछ कोर्सेज इकोनॉमिक्स का पढ़ना है, कुछ ज्योग्राफी का पढ़ना है, कुछ हिस्ट्री का पढ़ना है, कुछ इंग्लिश का पढ़ना है, कम्युनिकेशन, तो उससे क्या है, होलिस्टिक एजुकेशन की पर्सपेक्टिव जो मिल जाएगी। इसलिए कुछ मैसेज स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि इस सिस्टम का फ़ायदा उठाएं, अपने जो इंटरेस्ट एरिया है प्लस उनकी अपनी इनेट पोटेंशियल है उस पर फोकस करके कोर्सेज चूज़ कर ले, आगे में अपना करियर का ध्यान में रखते हुए जहाँ पे भी लगता है कि मेंटोरिंग की ज़रूरत है तो ज़रूर ले टीचर्स से और उनके सीनियर्स।